अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरअसल मुझे ना वीडियो इसी तरह से बनानी होगी और मेरी मजबूरी है कि मैं इस तरह से बनाऊँ। सॉरी फॉर दिस। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो लेक्चर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। आज हमने STA 301 की छोटी सी प्रिपरेशन करनी है फ़ाइनल टर्म के हवाले से, ठीक है, ताकि हमारी प्रिपरेशन हो जाए। शायद इसकी मैं 2 पार्ट्स बना पाऊँ। तो पार्ट नंबर 1 ये है, पार्ट नंबर 2 जब बन जाएगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 23 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 23 में हमें डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन के बारे में हमें बताया गया। डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन को हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन भी कहते हैं, मतलब कि इसको हम CDF भी कहते हैं। आगे जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास ये आ जाती है, जो कि प्रोबेबिलिटी के लिए हवाले से है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि आपके पास एक कॉइन है। कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो आपने 3 दफ़ा उसको टॉस किया है। अब कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको टॉस किया है यहाँ पर, और आपके पास कितने चांसेस है कि हेड आए। हो सकता है कि 0 ना आए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है तीनों ही हेड्स आ जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बस इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास x जो है वो 0 1 2 3 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए x सबसे पहले हम 0 रखेंगे। 0 का मतलब जब हमारे पास कोई हेड नहीं आएगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास कोई हेड नहीं आएगा, तो वो टी मतलब टेल 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 एक बार आ रहा है तो 1/8 आ जाएगा। 8 दरअसल यहाँ पर इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। अब टोटल आउटकम्स हमारे पास देखें, यहाँ से ऐसा आपको दिया गया है। टोटल आउटकम्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स 8 हैं, 1/8। फिर आपके पास x = 1, इसका मतलब कितने चांसेस हैं कि आपके पास हेड जो है वो 1 आ जाए। तो वो आपके पास 3 चांसेस हैं, ठीक है, कि हेड आपके पास हो सकता है कि लास्ट वाले कॉइन में आ जाए, हो सकता है दरमियान वाले कॉइन में आ जाए, तो हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट वाले कॉइन में ही आ जाए, ठीक है। तो 3/8। इसी तरह हमारे पास आगे x = 2 का मतलब क्या है कि आपके पास हेड के 2 आने के चांसेस हैं, मतलब 2 कॉइन्स में हेड आ सकता है। फिर इस तरह x = 3, तो हेड हो सकता है तीनों ही कॉइन्स में हमारे पास हेड आ जाए। अब यहाँ से हमने नंबर ऑफ़ हेड्स फाइंड करने हैं, मतलब कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी के अलावा हमने यहाँ पर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसको हम किस तरह से निकालते हैं, उसका मेथड क्या है कि नंबर ऑफ़ हेड्स आपके पास टोटल 1 2 3 थे ना। 1 2 3 मतलब कि या तो हो सकता है कोई भी ना आए, या तो हो सकता है 1 आए, या तो हो सकता है 2 आए, या तो हो सकता है 3 आ जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली थी। अब कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रीवियस को करंट के साथ प्लस करते हैं, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी को करंट प्रोबेबिलिटी के साथ प्लस करते हैं और टोटल आंसर्स का निकाल लेते हैं, मतलब कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पहली तो प्रोबेबिलिटी पहले ही वैसी सेम आ जाती है ना। तो जो दूसरी होती है उसमें हम पहले को ऐड करते हैं, इस तरह जो तीसरी होती है उसमें हम दूसरी को ऐड करते हैं, इस तरह चौथी जो होती है उसको हम तीसरे में ऐड करते हैं, तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल आती है विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके, उसके बाद ये ग्राफ मैंने लिखा बनाया हुआ यहाँ पर। इस ग्राफ को हम स्टेप फंक्शन, मतलब कि स्टेप वाइज चल रहे हैं ना सीढ़ियों की तरह, तो इसको हम जंप फंक्शन भी कहते हैं या स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक एग्जांपल आ जाती है जहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ क्लॉक के बारे में देखना है कि गुड क्लॉक कितनी हो सकती हैं और डिफेक्टिव क्लॉक्स कितनी हैं, टोटल क्लॉक्स कितनी हैं। तो यहाँ पर गुड क्लॉक हमारे पास 10 है, डिफेक्टिव 5 और टोटल 15 हमारे पास क्लॉक्स आ जाती हैं। वो कहने के अपने टोटल नंबर ऑफ वे सेलेक्ट करने हैं कि 3 रेडियोस जो हैं वो आपके पास गुड आएँ, और जो आपके पास 15 में से, मतलब टोटल रेडियोस में से आपके पास 3 रेडियोस जो हैं वो गुड आने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज जब हम फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने गुड लेने ना, तो गुड हमारे पास ऊपर 10 थे, तो 10 में से 3 आने चाहिए। इसका मतलब कि डिफेक्टिव हमारे पास 0 आने चाहिए, ठीक है। तो उसको निकालने का क्या हम करते हैं कि 10 3 मतलब कि 10 3 ये हमारे पास ये जो हमने नंबर ऑफ़ वेज सेलेक्टिंग 3 गुड रेडियोस जो हमने ऊपर निकाले हैं, उसको हमने डिवाइड कर देना है जो हमारे पास ऊपर जो टोटल में से हमने देखी थी, ठीक है। टोटल में से जो हमने 3 रेडियोस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसको हमने नीचे लिख देना। अब इसको निकालने का तरीका क्या है कि आपने इस तरह से निकालें ही। देखिए मैंने यहाँ पर ना एक एक करके फाइंड किया हुआ सब कुछ। कम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर x = 0 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? दरअसल आपने यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि x 5 0 के लिहाज से, मतलब कि हम डिफेक्टिव के लिहाज से देख रहे हैं कि डिफेक्टिव 0 कब होंगे, जब हमारे पास गुड तीनों की तीनों आ जाएंगी, ठीक है। तो हम x 0 रख देंगे। अब जब हमारे पास डिफेक्टिव 1 कैसे आ सकती है
जब हमारे पास 10 में से 1 ही सूरत आ सकता है जब हमारे पास गुड में से 2 आएँ, मतलब 2 गुड आएँ और 1 डिफेक्टिव आ जाए, ठीक है। और 2 ही सूरत में आ सकते हैं कि 1 गुड आ जाए और 2 डिफेक्टिव आ जाएँ। 3 ही सूरत में आ सकते हैं कि तीनों ही डिफेक्टिव आ जाएँ, कोई भी गुड ना आए। तो मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन का ही फार्मूला यूज़ किया है। 5 फैक्टोरियल खोला, फिर नीचे 1 फैक्टोरियल 5 - 1, तो विच इज़ इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कम्बिनेशन निकालना ईजी हो। ज़्यादातर कम्बिनेशन का ही इस्तेमाल हुआ है, बल्कि कम्बिनेशन ही यूज़ हुई है 45 लेक्चर्स तक। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक्स जहाँ पर हमने 5 डिफेक्टिव के लिहाज से 0 लिया है, वहाँ पर हमने गुड के लिहाज से भी 10/3 लेना। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर गुड के लिहाज से भी 10/3 का कम्बिनेशन लिया, फिर 10/2 का कम्बिनेशन, फिर 10/1 का कम्बिनेशन और फिर 10/0 कम्बिनेशन। अब इन सब को मैंने पुट कहाँ करना है, इन सब की वैल्यूज़ को मैंने इस तरह से पुट करना है, ठीक है। कम्बिनेशन 10/3 5/0 ये आ गया, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। फिर जब हमारे पास x1 होगा, मतलब कि एक हमारे पास जो घड़ी है वो डिफेक्टिव निकलेगी, ठीक है। तो हमारे पास हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी गुड आने की, ठीक है। तो वो 0.49 होगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये सारे फार्मूलाज को पुट किया है। यहाँ से करके देखते हैं। देखें, ये x0 जब हमारे पास सारी की सारी घड़ियाँ बिल्कुल ठीक होंगी, मतलब कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं आएगी, तो यहाँ से 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 454। अब 454 किसका आंसर था, इस कम्बिनेशन का आंसर था, वो हमने लिख दिया। 120 जो था वो हमारे पास किसका आंसर निकल रहा था, इसका आंसर निकल रहा था कि जब हमारे पास तीनों की तीनों घड़ियाँ ठीक हों तो 120। और 1 हमारे पास किसका आंसर निकल रहा था, उस क्लॉक का जहाँ पर हमारे पास 0 डिफेक्टिव आ रही हैं, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया 0.26। इसी तरह जब हमारे पास एक घड़ी डिफेक्टिव होगी, ठीक है, तो 2 घड़ियाँ ठीक भी होंगी, तो यहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी। और हमारे पास एक घड़ी की जब डिफेक्टिव निकलेगी तो उसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5, तो वो मैंने यहाँ पुट किया, और नीचे 454। तो इस तरह से मैंने पुट करके यहाँ से प्रोबेबिलिटी के आंसर निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हाँ, उसके बाद यहाँ से उसकी कॉम्बिनेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली है। प्रीवियस प्रोबेबिलिटी को करंट प्रोबेबिलिटी में प्लस करना, तो आंसर आ जाता है हमारे पास ये, विच इज़ इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास मीन के बारे में बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है। तो आपने देखना है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई एक्स से डिनोट करते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई एक्स के बाद डिनोट करने के अलावा हम ई एक्स को हम मीन ऑफ एक्स भी कहते हैं, और म्यू भी कहते हैं, मतलब कि उसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यू के साइन से, ठीक है। इस लेटर का नाम म्यू है, मतलब कि अगर हम ई एक्स कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं, तो उसका मतलब मीन ऑफ एक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें कि यहाँ पर इसने, मतलब ये हमें डाटा गिवन था, यहाँ से हमने उसने कहा था कि आपने टोटल निकालना है एक्स पी एक्स। तो आपने बस यहाँ से इस बार यहाँ पर इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो ई एक्स है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उस वो किसके बराबर होती है, एक्स पी एक्स के बराबर होती है, मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला आपने देख लेना है क्या होता है, समेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू ई एक्स, मतलब कि प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा एक्स के साथ, ठीक है। तो समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ना समेशन का निशान भी आना है, ठीक है। ठीक है। और इस तरह ई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि जो इसका आंसर आ रहा है उसका हमने होल स्क्वायर ले लेना है। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी यूज़ हुई हैं, वो अभी आपने देख लेनी है कि ई मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी, तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ई एक्स प्लस बी, मतलब कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ई एक्स प्लस माइनस वाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, इन दोनों को ऐड कर देना है और माइनस भी कर देना है। स्क्यूनेस का फॉर्मूला आपने देखना है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला बीटा 1 जो है वो हमारे पास म्यू 3 की पावर 2 म्यू 2 की पावर 3। इस तरह कुटोसिस का भी फार्मूला आपने देख लेना है, B2 = U4, और जो U2 की पावर 4 आ जाती है। बस आपने इनके फार्मूलाज को ही याद करना है। आगे जाते हैं, तो पेज नंबर 175 पर एग्जांपल आ जाती है आपके पास, ये भी आपने देख लेनी है, शोर के हवाले से आ जाती होती हैं एग्जांपल्स।
एक्स भी दिया गया, पी एक्स भी दिया गया, आपने एक्स पी एक्स निकालना मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेनी है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के बाद आप आगे उन्होंने कहा है कि 2x+3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने उसको 2x+3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और फिर इस तरह से हमारे पास एक्स पी एक्स की वैल्यू निकल आती है। आगे देखते हैं, इस एग्जाम्पल को मज़ीद सॉल्व किया गया है। उसने कहा था आपने वेरीफाई करना है इसको, मतलब कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है? ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, e(a)x+b, ये वाली प्रॉपर्टी का। तो ये कांस्टेंट जो था ए था वो पीछे बाहर आ जाता था, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया ex+3, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब ex जो था वो हमारे पास 1.5 आ रहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ex किसके बराबर था? सुमेशन एक्स पी एक्स के बराबर था। तो देखिए सुमेशन एक्स पी एक्स हमारे पास क्या आ रहा था? 1.5 ना, तो वही हमने यहाँ पर पुट किया। उसके बाद लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमने चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का यूज़ देखना है। चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। म्यू माइनस के कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आता है स्क्यूनेस, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा का निशान है। क्या था इसका नाम? आई भूल गई मैं। इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस स्क्वायर में आता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास स्क्वायर में होता है, और जब पॉपुलेशन वेरिएंस का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर होता है, जबकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो विदाउट स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पी म्यू माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर माइनस के साथ है तो वहाँ पे प्लस के साथ है, और दरमियान में हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर दैन 1 माइनस के का स्क्वायर, जबकि के की वैल्यू हमेशा 2 होगी। अब यहाँ से एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है पेज नंबर 177 पर। नंबर ऑफ पेटल्स इतने हैं, पी एक्स हमारे पास ये है, विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया। यू हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ से यू कहा गया, इसका मतलब ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाली जा रही है, इसका मतलब इसका यहाँ पर मीन ऑफ एक्स भी निकाला जा रहा है, और यहाँ से ई एक्स का स्क्वायर भी निकाला जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये हम कब निकालते हैं भला? जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना होता है। याद है ना पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला? यहाँ पर मैंने रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं और फिर देखते हैं कि फार्मूला में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो हम ऊपर डाटा में निकालते हैं, ठीक है। और मज़ीद हमने पुट किया, तो यहाँ से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला पुट करके इसका आंसर निकाल दिया, बोथ साइड पर स्केयर लिया और आंसर निकला है। अब फार्मूले में हमने इस वैल्यू को पुट करना है 1.3 को। तो देखिए फार्मूला हमारे पास म्यू माइनस के जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था ना, अब यहाँ पर ना के की वैल्यू उन्होंने 2 कहा हुआ था, सिग्मा की वैल्यू 1.3, म्यू की वैल्यू 5.9, यहाँ पे माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस के साथ, दरमियान में एक्स, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस 1 ओवर के का स्क्वायर था ना, तो के हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ से पी 3.3 एक्स यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमारे पास हमने डाटा देखना है, डाटा में हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस दैन 3.3 और 8.5 के दरमियान वो कौन सी वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर देखनी है। अब हम जाते हैं रोज़ पेटल्स की तरफ जी। रोज़ पेटल्स में जाते हैं, ये देखें हमारे पास पेटल्स आ गए हैं। अब 3.3 है ना, अब यहाँ पर हमने 3.3 देखते हैं। 3.3 एक्स जो है वो हमारे पास 3.3 से लेस होना चाहिए, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। 3 हमारे पास लेस है 3.3 से, तो मतलब कि यहाँ पर मतलब जो x की वैल्यू है वो 3.3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है 3.3 से बड़ी हो तो 4 है, ठीक है। 4 3.3 से बड़ी है ना, तो x2 px2, ठीक है, फिर px3, फिर px4, फिर px5, फिर px6। px6 आएगा कि नहीं आएगा? 8.5, हाँ आ जाएगा। 8.5 8 तक आएगा, ठीक है। 9 8.5 से भरा है, तो यहाँ पर x6 तक हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब कि 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 की जो सी भी प्रोबेबिलिटी थी वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, उसका आंसर निकाल देना है, और फिर उसको हमने देखना है कि ये 3/4 से बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है, ठीक है। ओके, देखें
ये इससे छोटी, मतलब कि 0.75 बड़ी छोटी है और 0.925 बड़ी है, तो इसका मतलब शेप्स जो है रूल होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये एग्जांपल भी सॉल्व की गई है, आप इसको एक बार ख़ुद देख लें। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, इसमें एक्स की वो वैल्यू आएंगी जो इक्वेशन 1 में यूज़ नहीं हुई, जो कि पी एक्स नोड और पी एक्स 1 है। ठीक है, मतलब कि सक्सेसफुल वेंचर्स में वो वैल्यूज़ आएंगी जो हमारे पास यूज़ नहीं हुई ऊपर। कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाता है। ओके, उसमें हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी, मतलब पीडीएफ भी कहते हैं। ठीक है, उसका ग्राफ आपने देख लेना। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं कि एफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपके पास जो फंक्शन है उसका जब हम इंटीग्रल लेते हैं वो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि जब आपके पास सी एक्स और डी मतलब 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम उसको किस तरह से निकालते हैं उसका इंटीग्रल, तो वो सी लोअर पावर, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसी को किया वह एक्सप्लेन द टोटल एरिया अंडर कर्व इज़ 1, इन अदर वर्ड्स एफ एक्स इज़ नॉट नेगेटिव, इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस बिटवीन स्पेसिफाइड लिमिट्स, प्रोबेबिलिटीज़ आर गिवन बाय अप्रोप्रिएट अंडर एरियाज। तो यहाँ पर जो के है वो हमेशा हमारा 0 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से ना यहाँ पर एग्जांपल्स इसके सॉल्व की जा रही हैं तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ से एग्जांपल्स को हम रिपीट करते हैं कि एफ एक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है के एक्स 0। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि के एक्स तब होगा जब हमारे पास लिमिट्स ये होंगी, तो 0 से 2 तक लिमिट्स है ना, मतलब कि सी डी और दरमियान में एक्स आ गया है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगी। ठीक है, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगी और अंदर फंक्शन हमें के एक्स दिया गया है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट और फिर अंदर आएगा के एक्स। अब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास केस लिया गया है केस नंबर 2। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1, तो माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी के एक्स डी एक्स ये फंक्शन आ गया अंदर हमारे पास। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक गए। ठीक है, और फिर 0 से 2, फिर 0 से 2 तक, और फिर 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, विच इज़ इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की तरफ आंसर 0 आ गया, कांस्टेंट था कि वो हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद जो x है वो x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, पावर, पावर में 1 जमा उसी पर तकसीम, पावर, पावर में 1 जमा उसी पर तकसीम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो x, फिर यहाँ पर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 2 to the 4 और माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, तो ये पूरी 0 बन जाती है हमारे पास वैल्यू, तो ये कटिंग करके 2 आ जाता है, के 2 इक्वल्स टू 1, तो के इक्वल्स टू 1/2 आ जाता है आंसर। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पर कहने कि जब हमारे पास x इक्वल्स टू 1 होगा तो हम क्या करेंगे, एस एक्स जब हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास अपर लिमिट भी 1 होगी, लोअर लिमिट भी 1 होगी, और फंक्शन को हमने पुट कर देना। ठीक है, x/2, मतलब कि जो k की वैल्यू आ रही थी वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, पीछे फंक्शन यही था ना के एक्स, तो के एक्स हमने पुट किया ना, तब ये देखो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 1/2, और एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1x/2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और यहाँ से हमने एक कंडीशन पुट की, जो x है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नीचे 1 और 2x2 हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आंसर इस कंडीशन के साथ जो आंसर है वो हमारे पास 3/4 आ जाता है। अब यहाँ से हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है एफ एक्स की। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, जो हमारे पास x/2 आ रहा है, यहाँ पर विदाउट लिमिट्स हम इसको यूज़ करेंगे। तो x हमारे पास अंदर वेरिएबल था, 2 हमारे पास कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x हमारे पास क्या होती है, x की पावर 2/2, मतलब पावर में 1 जमा उसी पर तकसीम। कैसे, x की पावर 1 है, जब इंटीग्रेशन खोली तो पावर में 1 जमा उसी पर तकसीम, तो x/2/2। ठीक है, मेरी वैसे तो मैं सोच रही हूँ इंटीग्रेशन जो है उस पर मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, ताकि जिन बच्चों के इंटीग्रेशन के कंसेप्ट नहीं क्लियर उनके भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दोनों ही बहुत ईजी हैं।
स्पेशली ये अगर आपने 12 में किए हैं तो वो बहुत ईजी आपको अब लगेंगी, ठीक है। 12 में समझ लेना ही फिर बेहतर था। ओके, फिर एफ एक्स ये हमारे पास फंक्शन है, बिल्कुल सेम फंक्शन वही हमने लिया। अब यहाँ से उन्होंने क्या कह दिया कि एक्स इज़ लेस देन 1/2 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की गई है, और फिर 1/3 ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप इसको छोड़ भी दें, फिर भी मैंने एग्जांपल सॉल्व किया, अगर आपने देखनी है तो एक नज़र देख लें। ठीक है, ये सारी गलत थी, यहाँ पर ठीक थी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हुआ यही है कि यहाँ पर लिमिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और लिमिट को दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद पहले हमने लिमिट जो है वो 1/3 1/2 अप्लाई कर दी, क्योंकि यहाँ से ये देखिए मैंने सॉल्व भी किया हुआ है कि 1/3 1/2 1/3 जो सबसे छोटी होगी वो लोअर लिमिट होगी, फिर दरमियान में जो होगी वो उसके ऊपर लिमिट आ जाएगी, और फिर जो सबसे बड़ी होगी वो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर है, शॉर्ट वीडियो है, वो भी फाइनल टर्म के हवाले से तो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी मज़ीद मैंने एक और एग्जांपल सॉल्व की हुई है, ये भी आपने देख लेनी है कि ई एक्स हमारे पास यहाँ पर पुट किया गया है एक्स एफ एक्स के बराबर, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन ली गई है, ठीक है। तो ई एक्स यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 1/3 के बराबर। यहाँ से दोबारा प्रॉपर्टी ली गई है जो हमने पढ़ी थी पीछे, कि आपने इस प्रॉपर्टी को देखना है कि क्या ये होल्ड कर रही है कि नहीं, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू भी दी गई है, ए और बी की वैल्यू भी दी गई है। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 5 है, और जबकि फंक्शन हमारे पास 1/3 है। तो वो यहाँ पर हमने पुट करना, और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया। उसके बाद 4 मोमेंट्स हमने यहाँ पर निकाले हुए, मोमेंट्स हमने निकाले हुए हैं यहाँ पर u1 डैश इक्वल्स टू ई एक्स, वो कि एफ एक्स के बराबर है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मोमेंट्स निकालने के बाद हमने यहाँ पर मोमेंट अबाउट द मीन निकाले हुए, फिर आगे हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी की हुई है। आपने यहाँ पर देखना है कि जो हमारे पास मोमेंट जो हमने यहाँ पर पहला मोमेंट निकाला हुआ है, वहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स ही है। ई एक्स में जो एक्स है वो सिंगल है। जब मोमेंट 2 निकाला है तो ई एक्स का स्क्वायर जिसमें एक्स का स्क्वायर आ गया, फिर मोमेंट 3 निकाला तो ई एक्स क्यूब आ गया जिसमें एक्स क्यूब आ गया, फिर मोमेंट 4 निकाला, यहाँ पर ई एक्स 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया। अब मोमेंट अबाउट द मीन किस तरह से निकालते हैं कि u1 हमेशा हमारे पास 0 के बराबर होता है, u2 जो है वो हमारे पास u1 डैश माइनस u1 डैश का स्क्वायर, u2 डैश माइनस मतलब मीन 2 मोमेंट 2 माइनस मोमेंट 1 का स्क्वायर, फिर मोमेंट 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, मीन 3। तो मीन 3 हमारे पास मोमेंट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट 1 मोमेंट 2 प्लस 2 इंटू मोमेंट 1 का क्यूब। फिर इस तरह से आपने मीन 4 भी देख लेना है, मोमेंट 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट 1 मोमेंट 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट 1 का पावर 1 मोमेंट 1 का स्क्वायर मोमेंट 2 माइनस, ये आपने फार्मूला अच्छी तरह से देख लेना है। फिर फर्स्ट मोमेंट रेशियो का फार्मूला हमारे पास b1 इक्वल्स टू u3, पीछे जो हमने क्रोटोसिस का जो फार्मूला पड़ा था, स्कोनस का फार्मूला पड़ा था, ये स्क्यूनस का फार्मूला भी है, ठीक है। u3 की पावर 2 फिर u2 की पावर 3, ठीक है। ये आपने देख लेना, अगर ये हमारे पास 0 होगा तो देन दिस पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली सिमेट्रिक, जब 0 होगी, ठीक है। अब इसी तरह जब हमारे पास b2 हमारे पास इसके बराबर मतलब कि इससे ये 0 से बड़ा होगा तो प्लेक्वार्टिक होगी, ठीक है। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं, एक्स ये एक्स की हैं, ये वाई की वैल्यूज़ हैं, तो ये x1 y1, फिर फंक्शन कैसे बनेगा, फिर ये x1 y2 का फंक्शन, फिर ये x1 y3 का फंक्शन, और फिर जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये gx1 निकल आएगा। फिर इस तरह जब हम इन सबको प्लस करेंगे gx2, इन सबको प्लस करेंगे तो gx3। अब इसके अगर एग्जांपल देखते हैं, इसकी तो प्रॉपर्टीज़ है आपने देख लेनी है कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि फ़ंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सुमेशन एफ एक्स, ठीक है, सुमेशन एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो आपके पास 1 के बराबर होना चाहिए। मर्जानल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा आते होते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है, और बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन obtained by individual probability function of x and y, such individual functions are called marginal probability function। तो marginal probability function gx f x i, मतलब कि इसकी हम एग्जांपल देखते हैं आगे क्या है
ओके, लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट होने वाला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी आपने देख लेनी है कि फंक्शन एक्स कंडीशन वाई, तो एफ एक्स वाई और नीचे हमारे पास एच वाई आ जाएगा, और जब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी तो नीचे जी एक्स आ जाएगा। अब लेक्चर नंबर 26 में हमारे पास मर्जानल का इस्तेमाल किया गया है, वो हमें देखना है। इसमें जो पहला पार्ट है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स वाई हमने निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स 3 है, नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स 2 है, नंबर ऑफ़ ग्रीन बॉल्स 3 है, तो मतलब टोटल बॉल्स आपके पास 8 आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ बॉल्स का मतलब कम्बिनेशन निकाला, आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉल्स सेलेक्टेड एट रैंडम 2, 2 बॉल्स आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो 8 में से 2 बॉल आए जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास सैम्पल्स 28 निकल आते हैं। कम्बिनेशन को हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, ये मैंने कम्बिनेशन इस्तेमाल करके 28 आंसर निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमने x जो है वो हमने 0 1 2 लेना है, और y जो है वो हमने 0 1 2 लेना है कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या तो वो कोई भी नहीं आ सकती, या तो एक आ सकती है, या तो दो आ सकती है। मतलब कि रैंडम बॉल हमने सेलेक्ट करनी है और हमें आनी चाहिए ग्रीन आनी चाहिए। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? या तो वो कोई भी नहीं आएगी, या तो वो एक आ जाएगी, या तो वो दो आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से वो कह रहे हैं नाइदर रेड और नाइदर ब्लैक, इनमें से ना ही ब्लैक आएगी ना तो ना ही रेड आएगी। तो मतलब कि एक्स फॉर ब्लैक बॉल्स, वाई फॉर रेड बॉल्स, तो दोनों में ज़ीरो होगा तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ना तो रेड आएगी, ठीक है, ना तो ब्लैक आएगी, ना तो, अब देखिए यहाँ पर ब्लैक भी 3 थी, फिर रेड भी 3 थी, 2 थी, और ग्रीन बॉल्स जब दोनों ही नहीं आए तो या तो ग्रीन बॉल आएंगी दोनों फिर। ठीक है, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लेनी है एक एक करके। फिर हो सकता है या तो एक, या तो हो सकता है ब्लैक ना आए या रेड आ जाए। ठीक है, तो ब्लैक कोई भी ना आए, रेड एक आ जाए, और फिर हो सकता है कि एक ग्रीन आ जाए। जब ब्लैक नहीं आनी तो फिर एक ग्रीन ही आएगी ना, और एक रेड आ जाएगी। तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो सकता है कि आपके पास एक ब्लैक आ जाए और एक रेड आ जाए। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल देना और एक टेबल बना के आपने उसमें पुट कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने कैसे बनाया कि या तो हो सकता है कोई भी ग्रीन बॉल ना आए, हो सकता है एक ग्रीन बॉल आए, हो सकता है कि दोनों ही ग्रीन बॉल्स हों। ठीक है, 0 1 2 फिर 0 1 2 फंक्शंस हमने बना लेने हैं। 0 0 0 0 1 0 2, ठीक है, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 2 0, 2 1, 2 2। इन सबको ऐड करके हमारे पास 10/28, इन सबको प्लस करके हमारे पास 15/28, इन सबको प्लस करके 3/28 आ जाते हैं आंसर। इन सबको प्लस करके ये हमारे पास एच वाई के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास डी एक्स के बराबर होता है ये टेबल, जब हम वाई वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करते हैं तो ये जी एक्स होता है। ठीक है, जी एक्स, और ये एक्स की वैल्यूज़ को प्लस किया तो एच वाई। ठीक है, तो ये इन सब का जो एडिशन है वो हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए 1 के बराबर आ रहा है। अब एफ एक्स वाई हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ से जो एफ एक्स वाई जो है वो 3x 2y 3 2 माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब कि 3x 3 जो है ये हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, ये रेड बॉल्स हैं और ये ग्रीन बॉल्स हैं, और इसकी जो टोटल बॉल्स हैं वो हमारे पास 28 थी। ठीक है, ये हमारे पास x हमारे पास 0 1 2 फिर 0 1 2। अब यहाँ से आपके पास कह रहा है कि आपने कंडीशन निकालनी है, तो इसकी कंडीशन हम निकालते हैं। ठीक है, मर्जाइनल दूसरी बात उसने कहा था पीछे, जो उसने सेकंड पार्ट दिया था उसमें कहा था कि आपने ये वाली कंडीशन निकालनी है। तो x प्लस वाई जो है वो हमारे पास आना चाहिए 1 से लेस देन। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो x प्लस वाई, एक्स को 1 वाई में प्लस करें, एक्स को वाई में प्लस करें लेकिन लेस देन 1 है? देखो 0 0 0 1 1, मतलब लेस देन 1 आ रहा है, फंक्शन 0 0 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, हमने ऊपर फंक्शंस में से ही देखना है। ठीक है, जैसे कि 0 0 को प्लस के 0 आ जाता है, 0 1 को 1, ये 2, ये भी नहीं आएगा, फिर 1 0 इक्वल्स टू 1, तो ये आ सकता है 1 1 2 1 2 3, ये भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमने इसी लिहाज से फंक्शंस को पुट किया और इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया, तो हमारे पास फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल आती है इसकी। ठीक है, अब मर्जाइनल, अब फॉर एग्जांपल आपको कहें कि मर्जाइनल आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी डिफरेंशिएबल टेबल निकालना जी एक्स के हवाले से, तो जी एक्स क्या है?
ये है ना हमारे पास जी एक्स सारा, वो हमने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये लिख दिया हमने सारा जी एक्स का टेबल, 10/28, 15/28 और 3/28। इसी तरह जब आगे उसने मार्जिनल एच वाई कहना तो मार्जिनल एच वाई हमने निकाल देना है। अब उसने कहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हमने, तो एफ एक्स वाई एक्स के लिहाज से तो नीचे एच वाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वाई एच वाई, तो यहाँ पर एच वाई है नीचे, तो यहाँ पर नीचे एच वाई आ जाएगा। तो फंक्शन जब हम एक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई की जगह 1 रखेंगे, तो नीचे h1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास h1 में जहाँ जहाँ y था, मतलब h1 में y जहाँ था वहाँ पर हमने 1 रख देना है, 1 की वैल्यू को रखना है। तो हमने एक ऐसी वैल्यूज़ को लेना है जहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 1 हो। तो पीछे हमने टेबल देखना है, हमने उस टेबल में देखना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ 1 की वैल्यू है। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ हमारे पास y 1 होगा ना, हमने उनकी वैल्यू से, जैसे 0 1 फिर 1 1 फिर 2 1, ठीक है, तो हमने उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है और आंसर निकाल लेना। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ को लिखना है और यहाँ पर उनको प्लस करके 3/7 निकलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने x1 का है, तो हाँ यहाँ पर x1 fx1 का है ना, तो fx1 की वैल्यू को हमने ऊपर पुट किया 3/7 को, तो वो 3/7 हमने जब यहाँ पर लिखा तो नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फंक्शन x1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, अब x हमारे पास क्या हो सकता है, 0 1 2। ठीक है, अब 0 1 2 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत लंबी है, मकसद ये था कि आपको मार्जिनल का कंसेप्ट समझ आ जाए, तो मार्जिनल का मैंने कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद कंडीशनल बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है आपके पास। कंडीशनल बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का आपने ये देख लेना, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन हम लेते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास ए बी सी डी, हम किस तरह से लिखते हैं अपनी अपर लिमिट लोअर लिमिट को, साथ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, पहले हमने वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन करनी है और फिर हमने एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन करनी है। अगर आपको मैं एक चीज़ बताती चाहूँ डिफ्रेंशिएशन के हवाले से, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये आपके पास इंटेग्रल का निशान है, सॉरी इंटेग्रेशन के लिहाज से। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा इंटीग्रेशन है, ये टोटल आपके पास इंटीग्रेशन बनती है। अगर आप खाली इंटीग्रेशन लगा लेते हैं ना, दिस इज़ नॉट इंटीग्रेशन। जब तक अंदर आप वेरिएबल नहीं साथ डिक्लेयर कर देते कि एक्स के लिहाज ले रहे हैं, वाई के लिहाज से ले रहे हैं, तब तक आपके पास इंटीग्रेशन का साइन नहीं कंप्लीट होता। तो डी वाई के पहले डी वाई आ रहा है ना, तो इसका मतलब पहले हमने इंटीग्रेशन डी वाई के लिहाज से लेनी है। ठीक है, फिर जब हम इंटीग्रेशन ले लेंगे इसकी, तो फिर जो आंसर आएगा उसको हमने डी एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन लेनी है। एग्जाम्पल भी सॉल्व किया, इसको एक बार आप देख लें। एग्जाम्पल आ जाती होती है कि आपने सॉल्व करनी है। अब देखिए, यहाँ से दो लिमिट्स हमें दी गई हैं, 0 2 फिर 2 4। तो लिमिट कैसे आएगी, पहले 0 2 फिर 2 4। ठीक है, जो 0 2 लिमिट होगी वो उन्होंने बताया भी है कि वो एक्स की लिमिट होगी और 2 4 वाई की लिमिट होगी। दरमियान में हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। 1/8 हमारे पास वो था, क्या कहते हैं, कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल दिया। अलहदा अलहदा हमने कर देना इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन। अब देखो, एक्स की इंटीग्रेशन डी वाई के लिहाज से नहीं होती, वाई कांस्टेंट है, एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, वाई। ठीक है, जो वेरिएबल होगा, देखो ये एक्स आना, एक्स हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर 1 आ जाएगा डी वाई, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, वाई। ठीक है, तो वाई आ गया। ओके, अब ये कांस्टेंट था 6, तो कांस्टेंट बाहर चला गया, वाई आ गया। इस तरह ये वाई है तो पावर में एक जमा, पावर उसी पर तकसीम। तो ये हमने इस तरह से कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, और फिर जो इसका आंसर आएगा उसमें हमने दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 2 के हवाले से। फिर 0 2 के हवाले से इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने इंटीग्रेशन निकालने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू है वो निकलेगी। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह से आ रही है। ठीक है, जिसमें हमने माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। ठीक है, ओके, जी एक्स यहाँ पर निकाला गया है, बिल्कुल सेम वही एग्जांपल, उसी एग्जांपल की तरह है। अब यहाँ से क्या कहा गया है, अब यहाँ पर जो फंक्शन आपको एफ एक्स दिया गया है और आपने एच वाई निकालना है। ठीक है, फंक्शन आपके पास ये है, एच वाई भी अभी आपने निकाला पीछे, यहाँ से जी एक्स और एच वाई की वैल्यूज़ आपने निकालनी है। ठीक है, अब जो जी एक्स की वैल्यू है
जी एक्स की लिमिट्स हमने यहाँ पर 2 4 किस तरह से पुट की, हमें पीछे जो उन्होंने लिमिट दी हुई थी 0 2 की, ठीक है। एक्स की वो लिमिट्स थी ना, और एच वाई की लिमिट्स हमारे पास क्या थी 2 4, नहीं सॉरी, एच वाई की लिमिट हमारे पास 0 2 थी, और जो हमारे पास डी एक्स की लिमिट थी वो हमारे पास 2 4 थी। तो y के लिहाज से जो लिमिट थी हमारे पास 2 4 थी, और x के लिहाज से जो लिमिट थी वो हमारे पास 0 2 थी। तो इस तरह से हमने एक्स एच वाई और जी वाई की वैल्यू निकाली और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करना है एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स एच वाई। तो एच वाई की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। आंसर क्वेश्चन आपको इस तरह से देखे फाइंड दिस, तो इसका फॉर्मूला में देंगे नीचे वाई है तो नीचे एच वाई आ जाएगा और ऊपर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन आपने खुद ही निकालना है, फिर फंक्शन आपको दिया गया होगा और एच वाई फिर आपने निकाल लेना है, ठीक है। लिमिट्स भी सब कुछ आपको गिवन होंगी। अब नीचे यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ पर जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेक्चर में 27 आ जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं एक्सपेक्टेशन की बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। प्लस होगा अलग-अलग करके लिख देंगे, माइनस होगा तो खोल के लिख देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा तो अलग-अलग करके लिख देंगे। आपके पास ये कंप्लीट टेबल दिया गया है, सॉल्व करके दिया गया होगा, आपने बस प्लस कर देना इनको, और इसका एडिशन जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। ई एक्स ई वाई इनको प्लस करना है और फिर हमने ये निकाल देना है। ई एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, फंक्शन में ना एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जी एक्स दिया गया है, तो हम यहाँ पर जी एक्स लिख देंगे, 3.2 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ई वाई एच वाई के बराबर होगा, तो एच वाई को प्लस करके हमने लिख देना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी तो किया गया ना, यहाँ पर हमने इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया है, एक चीज़ बता दूँ, एक्स को जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। एक्स को जी एक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया है, एक्स जी एक्स, एक्स जी एक्स। अब वाई एच वाई, वाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.50, वाई 3, एच वाई 0.25, इन सब को प्लस करके यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। और ई एक्स प्लस ई वाई हमारे पास इन दोनों को प्लस करके 6.2 आ जाता है आंसर। और जो ई एक्स है वो हमारे पास 9.6 आ जाता है मल्टीप्लाई करके। उसके बाद ये आपके पास कोवेरियंस आ जाते हैं 2 रैंडम नंबर्स के। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला आपने देखना है कि ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ठीक है। ई एक्स वाई हम कैसे निकालते हैं ये हमने देखना है आगे। ई एक्स और ई वाई निकालने का हमें पता है, वो हमने ऊपर भी निकाला है, सॉरी ई एक्स वाई निकाला है, ई एक्स और ई वाई सेपरेट वाला निकालना है, ठीक है। अगर आपको कोवेरियंस का फॉर्मूला याद हो तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ 2 रैंडम नंबर्स का, मतलब कि यहाँ से आप ऊपर से अपने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकाला, लिखा, और नीचे वेरिएबल ऑफ एक्स लिख लिया, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया एक्सपेक्टेड वैल्यू का, डिनोटेड बाय, नहीं क्या है ये, इसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपके पास कोवेरिएंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई, ठीक है। कोवेरियंस का आपने फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये है ई एक्स एक्स माइनस ई एक्स वाई माइनस ई एक्स का हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देनी है दोनों की, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। ये आपके पास टोटल एक टेबल बना दिया गया, ठीक है। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर आपने इनकी वैल्यूज़ को, ई एक्स की वैल्यू को निकाल देना, क्योंकि पीछे फार्मूला में हमें क्या रिक्वायर्ड था, ई एक्स की वैल्यू और फिर ई वाई की वैल्यू, ठीक है। और फिर ई एक्स का आपने स्क्वायर भी निकाल देना है। जो जो हमें फार्मूले में चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने निकाल लेनी है। अब वेरिएबल एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमारे पास वैल्यूज़ निकालने के बाद ही हमने सॉल्व किया और आंसर निकल आया, ये आपने खुद देख लेना है, ठीक है। तो आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट हो रहा है। मैं एक पार्ट इतना काफ़ी है, मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे वीडियो के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दें। 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, आप लोगों से सब्सक्राइब नहीं किया जाता, इतनी मेहनत होती है आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।